नमस्कार, मैं उदय यानी 24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। तो बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, बोले 10 साल में पहली बार विदेश से कोई शरारत नहीं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को थकाऊ बताया। जेपी नड्डा ने की सोनिया गांधी के बयान की निंदा। केजरीवाल के चुनाव आयोग के सभी सवालों का जवाब दिया है। इसके साथ ही ईसी की नई चेतावनी पर अरविंद केजरीवाल बरसे हैं। उत्तराखंड में पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस बजट सत्र होगा। वहीं आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी को झटका लगा है, किन्नर अखाड़े से निष्कासित की गई हैं। इसके साथ ही बजट से पहले शेयर मार्केट में भी उछाल देखने को मिला है। तो आज इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो खबर बजट से जुड़ी है, जहां केंद्रीय बजट 2025-26 से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। यह दस्तावेज भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन की अगुवाई में एक टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और अगले वित्तीय वर्ष के लिए दृष्टिकोण पर जानकारी प्रदान करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.3% से 6.8% के बीच बढ़ने का अनुमान है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको 7% के ऊपर बताया गया था, लेकिन जिस प्रकार से लगातार तमाम जो गिरावट है और इसके साथ ही तमाम दुनिया भर में जो मंदी चल रही है उसका असर भी भारत पर देखा जा रहा है। बता दें कि ये भारत के आधिकारिक पहले अग्रिम अनुमान यानी कि 6.4% से तुलना की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में सुधारों और विकास के लिए रोडमैप भी प्रदान किया गया है। इसमें आर्थिक और अर्थव्यवस्था के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विकास का विवरण भी दिया गया है। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया गया है। तो बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है और बताया गया है कि आने वाले समय में जो भारत है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा, कितनी भारत की ग्रोथ रेट रहेगी। तो शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी, जिसमें आयकर स्लैब में बदलाव, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास और शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की उम्मीदें हैं। बजट सत्र शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ है। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होगा। सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। तो बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो वित्त वर्ष 2021 के मध्य से गति पकड़ रहा है। महामारी से पहले की तुलना में लगभग 15% अधिक है। ये एक प्रभावशाली उपलब्धि है जो मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास और आवास की मांग से प्रेरित है। तो बजट से जुड़ी ही अगली खबर है, जहां मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने को तैयार है। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 10 साल में यह पहला सत्र है जब विदेश से कोई शरारत नहीं हुई है। विदेश से हमेशा आग लगाने की कोशिश हुई है। यहाँ बैठे कुछ लोग हमेशा उस आग को हवा देते रहे हैं। हालांकि उन्होंने ना तो किसी पार्टी का नाम लिया और ना ही किसी राजनेता का। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संकल्प लिया कि 2047 तक देश विकसित भारत बनकर रहेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साथियों, आपने एक बात नोट की होगी, शायद 2014 से अब तक पहला संसद का सत्र है जिसके 1-2 दिन पहले विदेशी चिंगारी नहीं पनपी है। हमेशा संसद सत्र से पहले विदेशों से आग लगाने की कोशिश हुई है। 10 साल से देख रहा हूं कि हर सत्र से पहले विदेश में शरारत करने की तैयारी करके लोग बैठते हैं और यहाँ उसे हवा देने वालों की कमी नहीं है। यह पहला सत्र है जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं भड़की है और ना ही कोई शरारत हुई है। तो जानिए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में और क्या कहा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्गीय समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं और ऐसे अवसर पर
सदियों से हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी का पूर्ण स्मरण किया जाता है। हमारे गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और ये हर देशवासी के लिए गौरव के क्षण है। विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपना एक विशेष स्थान रखता है। ये पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा। हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। और इसलिए इस बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र फर्मों को प्लांट और मशीनरी या उपकरण की खरीदी के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि योजना उपकरण या मशीनरी की खरीदी के लिए एमसीजीएस और एमएसएमई के तहत पात्र एमएसएमई की स्वीकृति 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट सुविधा के लिए। इसके साथ ही सदस्य ऋण संस्थाओं को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा 60% गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। बता दें कि मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी होने से 4 साल की अवधि तक या संचयी रूप से 7 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने, दोनों में से जो भी पहले हो, स्कीम जारी रहेगी। ये स्कीम एमसीजीएस और एमएसएमई के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्तमान में देश के जीडीपी का 17% है और इस सेक्टर में 2.7 करोड़ से अधिक लोग काम करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि एमसीजीएस एमएसएमई योजना से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इससे मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो बजट से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। एमएसएमई के लिए 100 करोड़ तक का लोन का रास्ता साफ हुआ है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त सदन को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 49 मिनट के अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की। ऐसा लगता है कि उनका संबोधन विपक्ष को रास नहीं आया, क्योंकि उनके संबोधन के बाद सदन के बाहर जब कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्रकारों से बात की और पत्रकारों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि पुअर लेडी भाषण के अंत तक थक गई थी। सदन से बाहर निकलते सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कुछ कांग्रेस नेता भी साथ मौजूद थे। ये सब एक साथ किसी मुद्दे पर बात करते और हंसते हुए नजर आए। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन झूठे वादे हैं। तभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जैसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहा, तो उनके साथ आवाज मिलाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पुअर लेडी राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।
हमारा देश का महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद में जो अभिभाषण हुई है, पूरा देश ने सराहना किया है। लेकिन कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज जो भाषण दिया है और देश को संबोधन किया है संसद के माध्यम से, तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? The country I live in seem to have stark differences and stark, completely 180 degrees apart. While the president seems to celebrate success, which I don't deny is also there, but the president is conveniently glossed over the harsh realities of daily life. कभी कांग्रेस को पूरी देश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से ही, नेशनलिस्ट पार्टी के उन्हें तर्जे पर उन्हें जाना जाता था। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने अपना दायित्व लिया है, तब से उन्हें जो सलाह देने वाले लोग हैं, सारे जेएनयू से एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लोग हैं। और इसी के कारण जिस तरीके की कांग्रेस की जो नीति आई है, यानी कांग्रेस के जो भाषण आ रहे हैं और उनके जो स्पीचेज आ रहे हैं, सारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी पद है, उनको अपमान करने वाला। और एक आदिवासी समाज की बेटी जो भारत का नंबर 1 सिटीजन बना, उनके भाषण को लेकर इस तरीके का बात करना, ये मुझे लगता है कांग्रेस जैसे पार्टी से एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब ऐसी चल रही है, क्या कर सकते हैं। इसलिए जनता बार बार कांग्रेस को सीख दे रही है। आगे आने वाले इलेक्शन में भी कांग्रेस को जनता नसीहत देगी और सीख देगी। माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है, वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी, कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है। और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग, कोट अनकोट, बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है। और न वो थकी है और न वो झुकी है। उन्होंने बुलंदी के साथ इस देश में विगत 10 वर्षों से अधिक का जो कालखंड रहा है, हर विषय को स्थापित किया और रखा है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। एंड इन फैक्ट इफ देयर इज वन पुअर थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, दैट इज राहुल गांधी। दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच चुनाव आयोग ईसी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना को जहरीला बनाने के आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरोपों के तथ्यात्मक साक्ष्य की मांग की है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से कहा कि यमुना के पानी में उच्च अमोनिया के मुद्दे को उनके आरोपों के साथ ना मिलाएं कि नदी में जहर मिलाने से जनसंहार हो सकता है। चुनाव आयोग के दूसरे नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि राजीव कुमार को रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। किसी ने लोकतंत्र को इतना बर्बाद नहीं किया जितना उन्होंने किया है। उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की वह चुनाव आयोग का काम नहीं है। उन्हें दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। हम राजीव कुमार को भी 3 बोतलें भेजेंगे। मुझे पता है कि वे मुझे 3 दिनों से गिरफ्तार कर लेंगे और कर लें, मुझे डर नहीं है। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना को जहरीला बनाने का आरोप भी लगाया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से यमुना में जहर के साक्ष्य मांगे हैं। तो केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से
यमुना में जहर के साक्ष्य भी मांगे हैं। 2.1 आ गया है। आप खुद ही सोचिए, इसका मतलब साजिश थी, हमने संघर्ष किया। तो दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फ़िलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते, केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से। बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये बहुत गंदी और गहरी साजिश रची गई थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह 11 बजे चुनाव आयोग पहुंचे और यमुना नदी में जहर मिलाने वाले बयान पर आयोग के हर सवाल का जवाब दिया। केजरीवाल के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सीएससी ने हरियाणा सरकार और बीजेपी के नेताओं पर यमुना को लेकर कार्रवाई नहीं की तो ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग जनता के हित के बजाय सत्ताधारी दल के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठा जा सकता। मेरे ऊपर भी जो भी अवैध कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर होती है तो मैं इसे स्वागत करता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयोग पर केजरीवाल के हमले के बीच चुनाव आयोग का बयान पर ईसी ने कहा कि वह बिना किसी निजी आपेक्ष के प्रभाव और आक्रामक रणनीति के बीच चुनाव आयोग मेरिट के आधार पर फैसला करेगा। इससे पहले केजरीवाल ने यमुना विवाद पर ईसी द्वारा पूछे गए 5 सवालों का भी जवाब सिलसिलेवार ढंग से दिया है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सभी सवालों का जवाब दिया। तो बीजेपी के इशारे पर अवैध कार्रवाई की जा रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। तो केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सवालों का जवाब दिया है। नब्बे के दशक में बॉलीवुड में जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने मोह माया त्याग कर महाकुंभ में संन्यास लिया था। उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें इस पद से हटाते हुए अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया गया है। उनके साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित किया गया है। दोनों को अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया गया है। ये कार्रवाई किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने की है। अजय दास ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि अब नए सिरे से किन्नर अखाड़े का पुनर्गठन होगा। साथ ही जल्द ही नए आचार्य महामंडलेश्वर का ऐलान होगा। बता दें कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही विवाद जारी था। सवाल किए जा रहे थे कि एक स्त्री को इस अखाड़े का महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। उनके फिल्मी बैकग्राउंड, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अखाड़े के नियमों का पालन न करने के कारण यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ममता कुलकर्णी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 में अपना पिंडदान किया था और संन्यास अपना लिया था। इसके बाद भव्य पट्टाभिषेक कार्यक्रम में उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। उनका नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी रखा गया था। वो 7 दिनों तक महाकुंभ में रहीं, लेकिन तब से ही इसको लेकर विवाद जारी था कि एक स्त्री को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया है। तो सिर ना मुंडाने पर भी एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही एक महिला को महामंडलेश्वर बनाने पर भी आपत्ति जताई गई थी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के मौके पर मची भगदड़ की घटना के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और जरूरी निर्देश दे रहे हैं। बुधवार देर रात सीएम योगी ने एक बार फिर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर के जिला, जोन और रेंज में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर निर्देश दिए।
एडीजी और जिलाधिकारी प्रयागराज से अपडेट लेते हुए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार सतर्कता सावधानी बनाए रखने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट के अधिकारियों से वहां आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत किए गए प्रबंधन की भी जानकारी ली। इसी प्रकार प्रयागराज की सीमा से लगे सभी जिलों के अधिकारियों को लगातार प्रयागराज प्रशासन से संपर्क और समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के पेंच कसे हैं और सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो महाकुंभ में अलग अलग जिलों से पहुंच रहे अधिकारियों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की और बता दें कि भगदड़ की जांच के भी आदेश सीएम ने दिए थे। तो बता दें कि कई लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रयागराज में हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि फरवरी तक वाहनों पर प्रतिबंध संबंधी खबरों को डीएम ने निराधार बताया है। डीएम रविंद्र मंदार ने कहा कि डायवर्जन स्कीम सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन के लिए ही लागू की गई थी। अब सिर्फ 2 और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के स्नान पर डायवर्जन स्कीम लागू रहेगी। बता दें कि भगदड़ के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी और इस वायरल वीडियो में कहा गया था कि 4 फरवरी तक जो प्रतिबंध है वाहनों का वो लगा रहेगा और इसी खबर को लेकर डीएम ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि जो वायरल वीडियो सामने आया है वो निराधार है। डीएम रविंद्र मंदार ने कहा कि डायवर्जन स्कीम सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन के लिए ही लागू की गई थी। अब सिर्फ 2 और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के स्नान पर डायवर्जन स्कीम लागू रहेगी। सोशल मीडिया पे एक न्यूज तेजी से वायरल हो रही है कि 4 तारीख तक के लिए प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये खबर पूरी तरह निराधार है। प्रयागराज कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों का जो प्रवेश है वो डायवर्जन की स्कीम्स मात्र पीक डे मौनी अमावस्या को देखते हुए लगाई गई थी और लगभग सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं, अंतिम चरण में है। तो पुलिस द्वारा डायवर्जन की स्कीम्स को हटाया जा रहा है, बैरिकेड्स को हटाने के निर्देश भी हमने उन्हें दिए हैं। 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को जो कि वसंत पंचमी का स्नान होगा तो डायवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है। इसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा प्रशासन सभी को सूचित किया जाएगा। तो कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है, ये मैं आप सभी को सूचित करना चाहता था। बजट से एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,490 के स्तर पर कारोबार किया। वहीं निफ्टी में भी 250 अंक की तेजी देखी गई। ये 23,500 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 23 में तेजी और 8 में गिरावट देखी गई। निफ्टी के 50 शेयरों में 42 में तेजी और 9 में गिरावट रही। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में सबसे ज़्यादा यानी कि 2.29% की तेजी के साथ कारोबार किया। बता दें कि एशियाई बाजार की बात करें तो जापान के निक्केई में 0.067% की तेजी और कोरिया के कोस्पी में 1.49% की गिरावट दिखी। वहीं चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स ने 0.062% गिरावट के साथ कारोबार किया। इससे पहले अगर हम कल की बात करें यानी कि 30 जनवरी की बात करें तो सेंसेक्स 226 अंक की तेजी के साथ 76,759 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 86 अंकों की बढ़त दिखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के देखते रहिए IND24। नमस्कार।